दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल तक एक अफवाह थी बड़ी जबरदस्त और वो अफवाह सच साबित होती दिख रही है। दरअसल अमित शाह आज बिहार पहुंचे 3 दिनों के दौरे पे। संभवतः रात को अब निकल गए हैं अहमदाबाद और सुबह कल फिर वापस आ गए और अगले 2 दिनों तक फिर बिहार में रहेंगे। बिहार में एक कार्यक्रम था आज तक का पंचायत चुनाव को लेकर, माफ कीजिए, चुनाव को लेकर। वहां पंचायत का एक शो हो रहा था, पंचायत आज तक। उसमें आज शाम के मुख्य स्पीकर के रूप में अमित शाह थे। तो अंजनाम कश्यप ने एक सवाल पूछा कि आप लोग एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का नाम क्यों नहीं अनाउंस कर दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, उन्होंने अंजना ने सवाल पूछा कि आप नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कब घोषित करेंगे या क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये पूछा कि नीतीश कुमार ही ना एनडीए की सरकार बनेगी तो आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने इस सवाल को घुमा दिया। क्या अंजना जी, मैं कौन होता हूं इस सवाल का जवाब देने वाला? मैं कैसे तय करूंगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिला तो एनडीए के जो इसमें बहुत सारे दल हैं, कहने को तो इसमें 5 दलों का गठबंधन है एनडीए में, लेकिन 2 मुख्य घटक कौन है? एक जेडीयू और एक बीजेपी है। 101 और उसके बाद तो 29 सीटों पर लड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी और 6 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। तो कह रहे हैं कि जब चुनाव आ जाएगा उसके बाद एनडीए के घटक दल विधायक बैठेंगे और वो सब मिलकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका चुनाव तब होगा। अब ये जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार, पिछले 3-4 दिनों से नीतीश कुमार की कहीं कोई खबर नहीं है, बड़े खामोश है। तो क्या लोगों की उम्मीद थी कि नीतीश ने जो प्रेशर बना दिया है उसकी वजह से अमित शाह, क्योंकि ये पता था कि आज जो है 16 तारीख को अमित शाह को आज तक के पंचायत आज तक में आना है और वो यहाँ पे नीतीश कुमार की नाम की घोषणा करेंगे बतौर मुख्यमंत्री कि हमारे मुख्यमंत्री, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार रहेंगे। अब इस चीज की सीधे ना घोषणा करके ये घुमावदार जवाब देना कि अंजना जी आप हमसे क्यों पूछ रही हैं। एनडीए में जो है 5 घटक दल हैं, पांचों घटक दल के विधायक बैठक करेंगे। बैठक करने होने के बाद विधानसभा दल के नेता का चुनाव होगा। इससे एक चीज तो साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं उस अफवाह में दम लग रहा है जो पप्पू यादव ने बोला था। पप्पू यादव ने जब सीट का आया कि कौन कौन कितने सीटें एनडीए में लड़ेगा, कि 101 सीटें लड़ेंगे नीतीश जी, 101 सीट लड़ेंगे भाजपा, 29 सीटें लड़ेगी एलजेपी और 6 जीतन राम मांझी की पार्टी और 6 लड़ेगी वो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी। तो उन्होंने कहा था कि देखिए नीतीश को किनारे लगा दिया गया है और कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की तरह खेल हो जाए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरी राय पूछिएगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं होती दिख रही है। लेकिन क्योंकि 101 में ऐसा तो होगा नहीं कि बीजेपी 101 में 90 जीत जाएगी। देखिए, बहुमत के लिए चाहिए 123 का आंकड़ा। अगर हम मान लेते हैं कि पप्पू यादव जो सही कह रहे हैं तो क्या बीजेपी 90% की सीटें जीत जाएगी? अगर 90 बीजेपी की जीतती है तो फिर लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर लड़ रही है, 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी और 6 सीटों पर लड़ रही है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी।
तो क्या इनकी 41 सीटों में ये लोग भी 37 जीत जाएंगे? अगर ये 41 में 37 जीत जाते हैं, 90% इनका भी विनिंग रिकॉर्ड रहता है, तब तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी बगैर जेडीयू के बिहार में सरकार बना सकती है। लेकिन बिहार में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था 2010 में, जब जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, कोई तीसरा पार्टी नहीं थी, और जेडीयू के पास 117 विधायक थे और बीजेपी के पास 95 विधायक थे। उसके बाद बीजेपी के हर चुनाव में वोट का सीटें कम होती गई। 2015 में घट के 57 पे आ गई थी, 2020 में घट के ऊपर बढ़ी थोड़ा 75 पे आई थी। तो ये जो संभावना है, लेकिन इस संभावना को, इस अफवाह को बल कैसे मिला? अब आज अमित शाह जी कह दे रहे हैं, अरे आप बोल देते कि साहब नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और एनडीए अगर बहुमत आएगा तो वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के काम के तो प्रचार कर रहे हैं। आप किस बेसिस पे वोट मांगने जा रहे हैं? आप नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री 2020 से लेकर 2025 तक, ये ठीक है कि बीच में एक बार छोड़ के वो चले गए थे आरजेडी के साथ, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना। तो जब नीतीश कुमार के नाम से गठबंधन में अब जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां पे महाराष्ट्र होना मुश्किल है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 145 सीटें लड़ी थी, उसमें से 132 जीत गई थी, ये सच है। लेकिन शिवसेना शिंदे के पास वो तो 75 सीटों के आसपास लड़ी थी, और लगभग 60-65 सीटों पे एनसीपी लड़ी थी, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप। और महाराष्ट्र में तो जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने थे तो शिंदे के पास 40-50 विधायक थे और बीजेपी के पास 105 थे। तो वहां तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद अब लोग ये तुलना कर रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव जीता बीजेपी ने, उस वक्त शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, फिर उनको उनकी जगह जो है वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और शिंदे साहब जो है एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर आप, जो मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि नीतीश किसी भी हाल में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे अगर एनडीए को बहुमत आता है तो। और ऐसी परिस्थिति बनती है कि नीतीश के बगैर ही सरकार बन जाए, तब तो नीतीश शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर जेडीयू की सीटों के बगैर एनडीए की सरकार नहीं बनती है, मतलब एनडीए को बहुमत तभी मिले जब जेडीयू की सीटें जोड़ते हैं, तब तो उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना पड़ेगा। और नहीं तो अगर चुनाव बाद मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी किसी और का नाम आगे करती है, तो तब तो फिर नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुले हुए हैं। इसीलिए आज एक पत्रकार ने, जो कुछ करीबी भी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, महागठबंधन में आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितनी सीटों पे लेफ्ट लड़ेगा। क्योंकि अभी वैसे कांग्रेस ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कल अंतिम दिन है पहले दौर के 122 सीटों पे मतदान, उसका नामांकन का। और अभी मैं देख रहा था कि बिहार का एक चैनल है लाइव सिटीज, उसके पत्रकार ज्ञानेश्वर जी बता रहे थे कि कई सीटें ऐसी हो गई हैं जहां पर बिहार में, जहां आरजेडी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दी है और कांग्रेस ने भी घोषित कर दिया है। तो एक कंफ्यूजन वहां बना हुआ है। लेकिन ये कंफ्यूजन हमारी नजर में हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन हो सकता है सहमति बन जाए। और चूंकि 20 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है,
तो जिस पार्टी के कोटे वो सीट जाएगा उस पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा। बाकी दूसरी पार्टी का अगर मान लीजिए जहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है और आरजेडी ने उतार दिया और वो सीट चली गई गठबंधन में कांग्रेस के पास, तो आरजेडी वाला उम्मीदवार 20 तारीख को वापस ले लेगा। अगर नहीं लेगा तब कंफ्यूजन है। अभी से जो लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन तो है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं कि कौन सी सीट किसको अलॉट की गई। और ये कंफ्यूजन तो एनडीए में बना हुआ है। जो 101 नाम नीतीश कुमार ने घोषित किए हैं, उसमें 5 उन सीटों पे अपने प्रत्याशी, सीट तो उन्होंने 100 प्रत्याशी तो अपने 101 उतारे हैं, लेकिन 5 उन सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जो, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो सीटें एलजेपी को दी गई थी गठबंधन में। अब आते हैं एक और बात, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। तो बिहार में ये जो परंपरा हो गई है, एक ट्विटर यूजर ने कहा कि अपनी पार्टी होने का फायदा क्या है कि अगर आपकी पार्टी जनता में थोड़ी लोकप्रिय हो गई और आपको ढंग का गठबंधन मिल गया तो आप अपने बेटा, बेटी, बीबी, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को और अपने साले को सबको विधायक बना सकते हैं। जो लोग तंज कस रहे हैं। दूसरी तरफ जन स्वराज में भी जिन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में नामांकन कर दिया है। तो ये जो चुनाव है बिहार का 2025 का, ये बड़ा ही मतलब ऐतिहासिक होने जा रहा है कि एनडीए गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अनाउंस किया। एनडीए गठबंधन के कर्ता धर्ता माने जाते हैं अमित शाह, और अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद रिजल्ट जब आ जाएंगे तब एनडीए के घटक दल के नेता विधायक बैठ के चुनाव करेंगे। अब मैंने कहा ना कि इससे ये साबित होता है कि नीतीश, अभी स्थिति आसान हो गई। ना अब इससे क्या होगा, नीतीश को पलटने का बहाना मिल जाएगा। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, एक पत्रकार ने ट्वीट किया दिन में कि कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस जमीन पे होता दिख नहीं रहा है, इसलिए हो सकता है बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय जेडीयू के फेवर वोट कर दे। और जेडीयू के फेवर वोट कर देगा तो, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड रहा है कि जेडीयू 125 सीटों पर लड़ी थी, 117 विधायक उसके थे। तो नहीं, 130 सीटों पर लड़ी थी और उसको 117 सीटों पर जीती थी 2010 में। और बीजेपी 113 पर लड़ी थी और उसके पास 95 विधायक थे। तो क्या 2010 वाला परफॉर्मेंस जेडीयू दोहराएगी? और इस तरह की क्लीन स्वीप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, जब जेडीयू के 20 और बीजेपी के 19 उम्मीदवार सांसद बने थे। तो बिहार में वस्तुस्थिति यह है कि अगर चुनाव पूर्व गठबंधन की अभी एनडीए बहुमत पा जाए, हो सकता है चुनाव के बाद आपको फिर से नीतीश जी तेजस्वी के साथ सरकार बनाते दिख जाएं, जो नीतीश जी पहले भी कर चुके हैं ये। लेकिन अभी तक नीतीश जी ने क्या किया कि चुनाव के तुरंत बाद तो उसी गठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2 साल बाद उनका मन बदल जाता है, 3 साल बाद मन बदल जाता है। तो ऐसा ये 2015 में चुनाव जीते आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर, 2017 में उनका मन बदल गया और वो बीजेपी के साथ सरकार बना लिए, और 2020 में उन्होंने सरकार बनाई बीजेपी के साथ चुनाव लड़के, और 2022 में वो चले गए आरजेडी के साथ और फिर सरकार बनाई। तो ये बड़ा जबरदस्त था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट बहुत अप्रत्याशित न रहे तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी रहेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने चाहे एनडीए गठबंधन की। इसलिए हमको आपको इंतजार करना पड़ेगा 14 नवंबर को
दिन में 4 बजे तक। फिलहाल खबर दस्तक देखते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खबरें अच्छी नहीं लगती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।